चलिए, तो आज हमारी जो क्लास है उस सीरीज़ की दूसरी क्लास आपके सामने मौजूद है। कल हमने पढ़ाने समझने समझाने की कोशिश की थी। वालेकुम सलाम। अब क्लास पर ध्यान दीजिए और तरीक़े के मुताबिक फिर से आप अपना नोटबुक अपनी कापी निकाल लीजिए, ज़हन को हाजिर रखिए, जो मैं समझा रहा हूँ उसको कैच करने की कोशिश कीजिए और ताकि बात मुकम्मल और वाज़ेह हो सके। तो कल के पढ़ाए हुए से मेरा ख़्याल है कि एक दो सवाल पूछ लेना चाहिए। चलिए, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से एक दो सवाल पूछ लेता हूँ। बताइए कि सबसे पहले ज़ुबानों को लिसानी ख़ानदान में किसने तकसीम किया था? सबसे पहले ज़ुबानों को लिसानी ख़ानदान में किसने तकसीम किया था, ये बताइए। कमेंट करना है आप लोगों को। कल मैंने आपको पढ़ाया है, आप में से काफ़ी लोग दिख रहे हैं जो कल जुड़े हुए थे, तो जब जुड़े थे तो उसका फ़ायदा उठाइए। वेनफर्ट पी लहमन, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग। सवाल समझिए, मैंने क्या पूछा है कि दुनिया की तमाम ज़ुबानों को ख़ानदानों में किसने तकसीम किया है? वेनफर्ट पी लहमन ने। ये सवाल बिल्कुल मैंने सवाल किया था उसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इसी तरह दूसरा सवाल बताइए कि वेनफर्ट पी लहमन ने जो तकसीम किया है तो कितने हिस्सों में तकसीम किया है, ये बताइए। सब लोग बताइए, सब लोग 7 ख़ानदानों में तकसीम किया है। चलिए बताइए। और एक चीज़ आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कहते हैं ना करे हमारे ख़ानदान के 7 पुश्ते। गांव में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, अरे 7 पुश्त तक हम निभा देंगे, या कोई बोलता है हम 7 पुश्त तक देख लेंगे। तो इन्होंने जो ख़ानदानों को तकसीम किया है दुनिया की तमाम ज़ुबानों को कितने में, 7 हिस्से में तकसीम किया है, 7 ख़ानदानों में तकसीम किया है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, यही है ना। अब यहाँ देखिए, वसाते यहाँ दूसरी चीज़ है, इसको आप पढ़ेंगे फिर समझने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि हिंद यूरोपी ख़ानदान अलसेना, लिसान की जमा है अलसेना। हिंद यूरोपी ख़ानदान अलसेना दुनिया का सबसे बड़ा और अहम लिसानी ख़ानदान है। यही अपने आप में एक सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा और अहम लिसानी ख़ानदान कौन सा है, जल्दी बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा और अहम लिसानी ख़ानदान कौन सा है, कमेंट कीजिए। हिंद यूरोपी, आपको याद होना चाहिए, हिंद यूरोपी। इसमें शामिल ज़ुबानें रूस, लिख लीजिए, ये सवालात हैं अपने आप पे। इसमें शामिल ज़ुबानें रूस और यूरोप के तकरीबन सभी ममालिक में बोली जाने के अलावा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में भी बोली जाती हैं। हिंद यूरोपी ख़ानदान अलसेना की हस्ब ज़ैल 11 शाखें हैं। कल हमने पढ़ा था कि वेनफर्ट पी लहमन ने दुनिया की तमाम ज़ुबानों को 7 हिस्सों में तकसीम किया था। आज हम पढ़ रहे हैं कि हिंद यूरोपी जो ज़ुबान है वो क्या है, दुनिया के जो ख़ानदान है, दुनिया की ज़ुबानों की जो ख़ानदान है उसमें सबसे अहम और सबसे बड़ा रिश्ता इसका है, यानी सबसे बड़ा ख़ानदान इसका है। किसका, हिंद यूरोपी का। तो अब इसी के बाद फ़ौरन सवाल बनेगा, जब इतना बड़ा ख़ानदान है तो कितने शाखों में बटा ही है। जैसे मिसाल के तौर पर कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। दूसरा सवाल फ़ौरन आता है, जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो उसे कुछ शाख भी कायम होंगे। तो हिंद यूरोपी की जो शाख है वह 11 हैं। कितने शाख हैं? रेशमा नाम से जो ज्वाइन है, आप प्लीज़ माइक बंद कीजिए, हम आपको पढ़वाएंगे, जब कहेंगे तब खोलना है। अभी हम समझा रहे हैं, आपको कमेंट में जवाब देने हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको याद कर लेना है। 2 सवाल हो गए इतने 4 लाइन के इबारत में। ये दोनों सवाल आते हैं और आएंगे आगे भी। एक सवाल यही बन जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान कौन सा है। फिर से बताइए एक मरतबा, मैं कई मरतबा बात को दोहरा रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए एक मरतबा। हिंद यूरोपी। दूसरा सवाल आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि हिंद यूरोपी जो ज़ुबान है उसकी कितनी शाखें हैं, कितने इसमें कितने ख़ानदानों में बटे हुए हैं, बताइए।
11। देखिए, पहला है क्लेटिक, जर्मानिक, लातीनी, और उसी तरह जो है कि यूनानी, अल्बानियाई, बाल्टिक, सेलावी, और हटाइट यानी अतानोलवी, आर्मेनियाई, हिंद ईरानी, और तखातुरी। ठीक। अब इसमें एक सवाल आएगा कि इसमें जो सबसे कामयाब है या जिसको हमें लेना है, जिस जुबान के शाख को, वो कौन सा है? उसमें है हिंद ईरानी। हिंद ईरानी के ज़रिए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ फिर से, एंडिक या हिंद आर्याई हिंद यूरोपी ख़ानदान अलसना की एक निहायत अहम शाख है। अब सवाल अगर आ जाएगा कि हिंद यूरोपी जो ख़ानदान है जिसके, तो उसमें सबसे अहम शाख कौन सा है? चलिए, हिंद यूरोपी के सबसे अहम शाख कौन सा है, बताइए, कमेंट कीजिए। हिंद यूरोपी के सबसे अहम शाख कौन सा है? हिंद ईरानी। ये आपको याद रखना है। मैं आपको एकदम एकदम जो है कि बुनियादी तौर पर आपको एक एक चीज़ याद करा रहा हूँ, जो बाद में आपको दिक्कत होगी, एक बैग बहुत सारे मवाद जमा हो जाएंगे, तो इसलिए अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा करें, देखिए इसमें शामिल ज़ुबानें पूरे शुमाली हिंदुस्तान में, मगरिब ता मशरिक, नीज़ जुनूबी हिंद के बाज़ इलाकों में बोली जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में भी हिंद आर्याई ज़ुबानों का चलन है। हिंद आर्याई के बोलने वाले आर्या कौम के लोग हैं। ये वो अहम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बाद में गाइड में भी नहीं मिलेगी और आप परेशान हो जाएंगे। इस तरह सवाल आज, मिसाल के तौर पर ये सवाल अगर आ जाए आपसे कि हिंद आर्याई के बोलने वाले लोग कौन लोग थे, अब आप परेशान हो जाओगे कौन लोग थे, गाइड में तो ये चीज़ मिलेगी नहीं। इसलिए जहाँ जहाँ मैं रुक रुक के बता रहा हूँ उसको अपने कॉपी में नोट करते चले जाइए। तो हिंद आर्याई के बोलने वाले लोग आर्या लोग थे, आर्या कौम के लोग थे, जिनकी तारीख 3500 साल पुरानी है। उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ इसी हिंद आर्याई ख़ानदान से है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब अगर कह दिया जाए, सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ख़ानदान से है, तो आप ये बताइए कि हिंद आर्याई ख़ानदान है, इसका ताल्लुक़ किस शाख से है या किस ख़ानदान से है? चलिए बताइए, सवाल समझ गए होंगे आप। उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्याई से है, तो हिंद आर्याई जो ज़ुबान है उसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? बताइए जल्दी से। हिंद यूरोपी से। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिंद यूरोपी का ताल्लुक़ कहाँ से है, अगर ये पूछ लिया जाए कि हिंद यूरोपी का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है, हिंद आर्याई से है। हिंद यूरोपी ये उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जिसको कहाँ गया, हाँ, वेनफर्ड पी लहमन ने बनाया था। दुनिया की तमाम ज़ुबानों को जो तकसीम किया था, तो सबसे पहला जो नाम तजवीज़ किया था वह हिंद यूरोपी है, वहाँ से निकला है। और उसके बारे में कहा था कि इन ज़ुबानों की पैदाइश कहाँ से हुई है, मुझे इसके ताल्लुक़ से कोई इल्म नहीं है। ठीक है। अब अगर एक सवाल मैं कल भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ कि अगर ये सवाल आ जाए कि वेनफर्ड पी लहमन ने जिन ज़ुबानों को तकसीम किया है उसमें हिंद आर्याई का जिक्र है, तो हिंद आर्याई का जिक्र नहीं है, हिंद यूरोपी का जिक्र है, और हिंद आर्याई हिंद यूरोपी का हिस्सा है। मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बता दीजिए। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नहीं आई? फिर सुनिए। नहीं आई, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, फिर से समझिए। सवाल ये आ जाएगा कि वेनफर्ड पी लहमन जो सबसे पहले दुनिया की तमाम ज़ुबानों को कई हिस्सों में तकसीम करते हैं, जो पहला सवाल मैंने आज आपसे किया है, उन्होंने 7 हिस्सों में तकसीम किया और हिंद आर्याई उसी का एक हिस्सा है। तो बताइए इसमें हिंद आर्याई का नाम है? इसमें कहीं आप लोगों को हिंद आर्याई दिखाई दे रहा है लिखा हुआ लफ्ज़? नहीं ना, यही समझा रहा हूँ। इसमें हिंद यूरोपी है, हिंद आर्याई नहीं है। ठीक है। दूसरा सवाल यह जाएगा कि हिंद आर्याई का ताल्लुक़ हिंद यूरोपी से है। ये बात सही है गलत?
सही है ना। अभी नीचे समझाया था आपको कि हिंद यूरोपी जो है 11 हिस्सों में तकसीम है, उसमें सबसे अहम और जो है कि अहमियत के हामिल जो शाख है वह हिंद आर्याई है, और इसी हिंद आर्याई से उर्दू ज़ुबान का आगाज़ हुआ। ठीक है, इतनी बात समझने में आप में से किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, हम रुके हुए हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पढ़ते चले जाएं और आपको समझ में नहीं आए, इस बात की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हम क्लास इस पर लेते हैं ताकि आप में से किसी को भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, दूसरा पैराग्राफ आप में से किसी एक को पढ़ना होगा। चलिए यहाँ से पढ़िए, शुरू कीजिए कोई एक आदमी। चलिए शुरू। आर्यों का दाखिला हिंद और हिंद आर्याई का इर्तिका। तारीख के मुताले से पता चलता है कि शुरू में आर्या वस्ती एशिया में आबाद थे। फिर इन्होंने एशियाई को चक, जो अब टर्की का हिस्सा है, को अपना वतन बनाया। फिर वहां से भी नकले मकानी करके जुनूब मशरिक की जानिब चलकर ये लोग 2500 क़िबले मसीह में ईरान पहुंचे और 1500 क़िबले मसीह में हिंदुस्तान के शुमाल मगरिबी खत्े पंजाब में वारिद हुए। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि आर्या आज से तकरीबन 3500 साल क़िबल हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे और पंजाब में मुकीम हो गए थे। रफ्ता रफ्ता ये लोग यहाँ से मशरिक की जानिब बढ़ते गए और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनकी बोल चाल और ज़बान में भी तब्दीली वाक़ई होती गई। आर्या जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, उनकी जबान पर ईरान में बोली जाने वाली जबान का बहुत गहरा असर था, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक इन लोगों ने ईरान में तकरीबन 1000 साल तक कयाम किया था। हिंदुस्तान आने पर इन लोगों की जबान बदलने लगी और इसने धीरे धीरे एक नया रूप इख्तियार कर लिया, यानी ईरानी ने इंडक या हिंद आर्याई सांचे में ढल गई। बस, बहुत अच्छा, माइक बंद कर लीजिए। हमें पढ़ने के जो तलफ़ुज़ हैं उसको भी दुरुस्त करना है। एक सवाल मैं आपके सामने रखूँगा, इसको बताऊँगा नहीं, एक सवाल रखता हूँ। ये लफ्ज़ हम उर्दू में वस्ती एशिया पढ़ते हैं या उस्ता एशिया पढ़ते हैं, आपको बताना है। इसको 24 घंटा टाइम आपके पास है, अभी नहीं बताना है, बगैर सोचे समझे इसको सर्च करना है। और क़िबले मसीह नहीं है, क़ब्ले मसीह। क़ब्ल मतलब पहले, ईसा मसीह से पहले। ठीक है, क़ब्ले मसीह। इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें हैं, आपको सही कर लेना, धीरे धीरे सही हो जाएगा, मैं सिखा दूंगा। अब यहाँ से बता रहे हैं कि आर्यों का जो दाखिला हुआ है और हिंद आर्याई का इर्तिका। जो हिंद आर्याई वो ज़ुबान है, वो ख़ानदान है जिससे उर्दू ज़ुबान का आगाज़ हुआ है, उर्दू ज़ुबान का जिससे ताल्लुक़ है, उसके ताल्लुक़ से तारीख़ी चीज़ों को बताना चाह रहे हैं कि तारीख़ के में क्या क्या चीज़ें दर्ज हैं। कह रहे हैं कि पता चलता है कि शुरू में आर्या उस्ता एशिया में पढ़ता हूँ। वस्ती एशिया लोग पढ़ते हैं, लेकिन वस्ती मुझे समझ में नहीं आता है, मैं उस्ता पढ़ता हूँ। इसको आप लोग सर्च करके बताइएगा, इसमें गुंजाइश है। ठीक है, में आबाद थे, तो उस्ता या वस्ती या को याद रख लीजिएगा। ये सवाल आता है कि हिंद आर्याई जो कौम थे वो कहाँ से आबाद थे। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर उन्होंने एशियाई कोचक, जो अब टर्की का हिस्सा है, को अपना वतन बनाया। फिर वहाँ से भी नकले मकानी करके जुनूब मशरिक की, नकले मकानी समझते हैं ना, हिजरत करके। नकले मकानी मतलब हिजरत करके, समझिएगा, उर्दू भी आपको सीखना है इसीलिए। एक मकान से दूसरे मकान तक मुंतकिल होना, उसी को कहते हैं हिजरत करना, नकले मकानी, जिसको आसान जुबान में कह सकते हैं। जैसे 2 साल 4 साल आपने यहाँ रहा, 2-4 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद कहीं और जाकर आप मुकीम हो गए। फिर वहाँ की आबो हवा आपको रास नहीं आई, आप कहीं और चले गए। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं कि नकले मकाने करके जुनूब मशरिक की जानिब चलकर ये लोग 2500 क़ब्ले मसीह, क़िबले मसीह नहीं पढ़ना है, क़ब्ले मसीह में ईरान पहुँचे और 1500 क़ब्ले मसीह में हिंदुस्तान के शुमाल मगरिबी खित्ते, ये याद रखना है आपको, ये आपके इम्तिहान के लिए अहम है। आर्या हिंदुस्तान के किस हिस्से में सबसे पहले वारिद हुए, इसको लिख लीजिए। हिंदुस्तान के शुमाल मगरिबी खित्ते यानी पंजाब में वारिद हुए।
इसको कॉपी में लिख लीजिए सबसे पहले। ये सवाल इस तरह से लेकिन सर लेकिन कदीम हिंद आर्याई 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक ये कश्मीर के इलाके में आए थे सर। कश्मीर के इलाके में आपके पास दलील है इसकी? हाँ दलील है। ठीक है, अभी आप माइक बंद कर लीजिए। अभी आपको बीच में एक मरतबा भी नहीं बोलना है। हम आपको आखिर में बिल्कुल मुकम्मल वक्त देंगे, आप जैसे हमको कि दिखाइए। नजरियात में पढ़िएगा ना तो नहीं नहीं, हम वो क्या कर रहे हैं, आप सुनिए, ज़्यादा बोलिए कम। जब हम आपको वक्त देंगे तब ज़्यादा बोलिएगा। आपको बोलने का आप तमाम को हम टाइम देते हैं आखिर में, ठीक है? जब हम मुकम्मल एक मुस्तनद किताब से पढ़ रहे हैं तो वो बात नहीं यहाँ पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे, वो बात नहीं। अभी आपकी ज़िम्मेदारी है, हमको भेजिए, आपको दिखाइएगा अपनी तरफ से स्क्रीन शेयर करके, ताकि एक बात वाज़े हो जाए, ठीक है? अभी सुनिए, इसलिए मैं ये कंटेंट कहाँ से लिए हैं? आपको यही पता नहीं है। आप पढ़िए, पहले रुकिए। अभी अभी आप माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए अभी आप अपनी तरफ से, ठीक है? उसके बाद जो है, अभी माइक बंद कीजिए, वरना बार बार आप बोलेंगे हम बोलेंगे तो आवाज़ टकराने की वजह से और क्लास ख़राब हो जाएगी, ठीक है? अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन आपको दिखाना है, चूँकि एक नई चीज़ आप बता रहे हैं इस किताब के अलावा या दीगर किताबों के अलावा। मेरे इल्म के मुताबिक भी मेरी जानकारी में नहीं है कि सबसे पहले आर्या कश्मीर में आए थे, ये आपको बताना है, ठीक है? हम उस पर बहस करेंगे। अभी इसको समझिए। तो सबसे पहले अगर सवाल आ जाएगा कि हिंदुस्तान के किस खित्ते में आर्य आए थे, तशरीफ़ लाए थे, ये आप कॉपी में लिख लीजिए, यही दुरुस्त जवाब है, ताकि आप चैलेंज कर सकें। तो मैंने कल ही आपको किताब का नाम दिखा दिया था, किताब के मुसन्निफ़, किताब के जो शागिर्द हैं वो कौन है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ तफसील के साथ। तो बताइए, मगरिबी खित्ते पंजाब में। इसीलिए कल एक कौल भी आया था कि सबसे पहले बाकायदा तौर पर लिसानी तजर्बे की बुनियाद पर उर्दू ज़ुबान और अदब के ताल्लुक़ से सबसे पहले किसने अपना कौल जारी किया था, अपना कौल जो है कि वारिद किया था कि उर्दू का ताल्लुक़ पंजाब से है। हाफिज़ महमूद शिरानी ने कहा था ना, सबसे पहले उन्होंने कहा था 1928 में जो उनकी किताबें उर्दू में पंजाब या पंजाब में उर्दू, इसी को लेकर कहा था कि चूँकि सबसे पहले यहाँ आए थे और उनकी दलील सबसे पहले यहाँ आए थे और उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्याई से है, तो मुमकिन है कि ज़ुबान उसी खित्ते से शुरू हुई है। ये कौल हाफिज़ महमूद शिरानी का है। चलिए समझते रहिए। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि आर्या आज से तकरीबन 3500 साल कबल हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे और पंजाब में मुकीम हुए। आपको याद कर लेना है अजबर। रफ्ता रफ्ता ये लोग यहाँ से मशरिक़ की जानिब बढ़ते गए और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनकी बोलचाल और ज़ुबान में भी तब्दीली आती गई। जाहिर सी बात है, हम बचपन में जो चीज़ बोलते हैं, जो लफ्ज़ बोलते हैं, वह शुरू अय्याम में कुछ होते हैं और 10 साल 12 साल बाद 8 साल बाद कुछ और होते हैं, और बड़े होते 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 हमारा रहन सहन, हमारी बोल चाल और हमारी जो है कि ज़ुबान के अंदर पुख्तगी आती जाती है। इसी तरह तो रफ्ता रफ्ता क्या है, उसमें तब्दीली वाक़ई होती गई। आर्या जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो उनकी ज़ुबान पर ईरान में बोली जाने वाली ज़ुबान का गहरा असर था। कल ही मैंने आपको समझाया था कि उर्दू पर बराह रास्त फ़ारसी का असर है। और आज कल से लेकर आज तक मैंने लेक्चर भी देखा था, जब मीर तकी मीर पर पूरा एक मुकम्मल लेक्चर है कि मीर तकी मीर ने जब अपनी शायरी का आगाज़ किया था तो उर्दू के ताल्लुक़ से सबसे पहले तो मीर तकी मीर की ये शायरी है। उससे पहले जो शायरी है वली हैं, वली ने भी उर्दू में कही है, शेर आशार कहे हैं। उससे पहले क्या है कि फ़ारसी में लोग शेर कहा करते थे। तो जाहिर सी बात, एक चीज़ जब शुरू करेंगे तो पिछले चीज़ों के असरात उस पर ज़रूर पड़ेंगे। तो शुरू में कह रहे हैं कि उस पर गहरा असर कहाँ का, ईरान की बोलियों का, क्योंकि इस अंदाजे के मुताबिक इन लोगों ने ईरान में तकरीबन 1000 साल तक क़याम किया है। इंसान 4 साल 5 साल बाहर रह जाता है तो उसकी ज़ुबान, जैसे गांव में आप लोग मज़ा लेते होंगे, कोई सऊदी अरब से आता है या बाहर से आता है तो जो थोड़ा बहुत कभी उसकी ज़ुबान से अरबी निकल जाती है तो गांव में जो उनके हम दोस्त होते हैं, हम उम्र होते हैं, मज़ा लेते हैं, अरे हबीबी, कुछ का कुछ मज़ा लेते हैं, अरे एक्सक्यूज़ मी। इस तरह का आप वीडियो देखते होंगे, छोटी छोटी वीडियो हम लोग बना कर डालते हैं, अरे 2 साल बाहर नहीं रहे, इनको ज़ुबान बदल गई। वो फितरी है, उसके हाथ में नहीं है।
चूँकि जाहिर सी बात है जी, हाँ इंसान अपना वक्त देता है और बोली और ज़ुबान ऐसी चीज़ है तो उसके बगैर एक लम्हा भी आप नहीं रह सकते हैं, तो फितरी तौर पर उसका असर पड़ता है। हिंदुस्तान आने पर इन लोगों की ज़ुबान बदलने लगी और उसने धीरे धीरे एक नया रूप इख्तियार कर लिया, यानी ईरानी से एंडिक या हिंद आर्याई सांचे में ढल गई। ये आपको याद रखना है, कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अब यहाँ देखिए कदीम हिंद आर्याई की बात यहाँ से शुरू हो रही है। कह रहे हैं कि हिंद आर्याई का कदीम दौर 1500 कबल मसीह था 500 कबल मसीह, यानी पूरे 1000 साल तक कायम रहता है। ये दौर आर्यों की कदीम ज़ुबान संस्कृत की नुमाइंदगी करता है। इस दौर में इलाकाई सतह पर संस्कृत की कई शक्लें नमूदार हो जाती हैं। संस्कृत ज़ुबान के सबसे बड़े कवायद नवेश पानी का ताल्लुक इसी दौर से। इसमें 2 सवाल आपको, बल्कि 3 सवाल इस 3 लाइन में बहुत अहम है। एक, कि कदीम हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक है? आप कमेंट कीजिए फ़ौरन, सब लोग कमेंट में जवाब देना आपको, और कॉपी में लिखते चलिए। लिखने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, 10 सेकंड का काम है, फ़ौरन लिख लेंगे आप, क्योंकि आप इस उम्र में या इस मनहज पर पहुंच चुके हैं कि आप अपनी ज़ुबान को फ़ौरन कॉपी हाथ चला सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए जल्दी लिखिए, कमेंट में भी लिखना है आपको कि हिंद आर्याई का कदीम दौर कब से कब तक है। जो लिखा है उसी को कमेंट करना है ताकि आपको पुख्ता हो जाए। 1500 कबल मसीह तक 500 कबल मसीह, ठीक। दूसरा ये बताइए कि कदीम दौर में कौन सी ज़ुबान पनप रही थी? कौन सी ज़ुबान पनप रही थी ये बताइए। कदीम दौर में, यानी कदीम हिंद आर्याई का जो ज़माना है, उस ज़माने में कौन सी ज़ुबान पनप रही थी, आगे बढ़ रही थी, जिसका उरूज हो रहा था, इसकी नशोनुमा हो रही थी? संस्कृत। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आज क्लास ख़त्म करने के 10 दिन बाद में पूछूं तो आपको मुश्किल लगेगा कि नहीं कौन सी ज़ुबान थी। इसमें चूँकि ऑप्शन दूंगा, पाली दे सकता हूँ और हिंद आर्याई के साथ और दीगर चीज़ें कई मिला सकता हूँ, तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं अरे ये भी हो सकता है, ये नहीं। इसीलिए यहाँ एक एक लफ्ज़ को वाज़ेह कर दिया जा रहा है। दूसरा ये बताइए कि कवायद नवेश जो पानीनी है, इनका ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है? पानीनी का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से बताइए? पानीनी का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से? कमेंट कीजिए। संस्कृत। सब लोग कमेंट कीजिए। 1-2 लोग कमेंट करने की वजह से या आपके हिस्से के कोई नहीं कर लेगा ना, आप अपने हिस्से के जिम्मेदार खुद हैं। ऐसा नहीं होगा ना कि 2 लोग कमेंट कर दिए, 2 लोग जवाब दे दिए तो आपके हिस्से का हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक। ये 3 सवाल मैंने आपको बताए। चलिए आप में से कोई जो पढ़ चुके हैं उन्हें, उनके अलावा कोई यहाँ से रीडिंग कीजिए, यहाँ से क़िरात कीजिए, जो पढ़ लिए हैं वो नहीं। चलिए पढ़िए यहाँ से। वैदिक संस्कृत कदीम हिंद आर्याई दौर में हिंदुस्तान में शुमाली मगरिब से कदीम नमूने में हमें वेदों की ज़ुबान में देखने को मिलते हैं। शायद आपसे पढ़ने में कुछ गलती हुई। गलती क्या हुई समझ में आया? यस सर। पढ़िए फिर से, एक लाइन छोड़ दिया ना आपने। यस सर, सब कुछ प्रॉब्लम इसलिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अरे आप पढ़ सही रहे थे, आपसे एक लाइन छूट गया है। फिर मैं रीस्टार्ट करूं सर? हाँ फिर से पढ़िए यहाँ से। कदीम हिंद आर्याई दौर में, कदीम हिंद आर्याई दौर में हिंदुस्तान में शुमाल मगरिब मशरिक जिस जुबान का इर्तिका और फरोख अमल में आया है, इसे संस्कृत कहते हैं। संस्कृत के सबसे कदीम नमूने में हमें वेदों की जुबान देखने को मिलते हैं, इसलिए इस जुबान को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। सबसे कदीम और वैदिक सबसे कदीम वेद ऋग्वेद है, जो हिंदुओं की मुक़द्दस किताब है। इसके अलावा उस दौर में 3 और वेद तहक़ीक़ किए गए, जिनके नाम हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों की ज़ुबानों में थोड़ा बहुत फ़र्क पाया जाता है। ऋग्वेद की ज़ुबान में भी यकसानियत नहीं पाई जाती, क्योंकि इसके मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ अदवार में तहक़ीक़ किए गए। बैसियत मजमूई ऋग्वेद की तहक़ीक़ का ज़माना 1200 था 1000 कबल मसीह माना गया है। ऋग्वेद और दूसरे बस कीजिए।
ओके सर। बस माइक बंद कर दीजिए, आवाज़ बहुत अच्छी से नहीं आ रही थी इसलिए इतना काफ़ी है। कुछ बता रहा हूँ, पढ़ने में बताइए। ये ऋग्वेद है लफ्ज़, ऋग्वेद, ठीक है। उसमें कुछ आपसे गलती हो गई थी, पढ़ने में आगे पीछे हो गया, ठीक है। और एक जो गलती है, ये गलती बहुत आम है। ये जो गलती है, ये गलती बहुत आम है, और इसको आप सीखिए सब लोग। ये जो है ना, फ़र्क नहीं होता है, फ़र्क पाया जाता है। मतन नहीं होता है, मतन होता है। गज़ल नहीं, गज़ल। नज़म नहीं, नज़्म। इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर डालिए, अच्छे से समझिए इसको। उर्दू इमला किताब है या इंशा और तलफ़ुज़ किताब है, ये सब खरीदिए, उसे सीखिए। आपको लगता होगा आप सही पढ़ते होंगे, बहुत लोगों को, यहाँ तक असातिज़ा में बहुत सारे लोग, लेकिन जो बहुत बारीकी से पकड़ने वाले हैं ना, वो आपको फंसा देंगे, नंबर काट लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ आज ही, बहुत दिन से बता रहा हूँ, जब से पढ़ा रहा हूँ। इन सब चीज़ों को सीखना है। फ़र्क नहीं, फ़र्क। गज़ल नहीं, गज़ल है। इसी तरह जो है मतन नहीं, मतन। ये सब आपको सीखना है। नहीं तो पता चला कि आपने पढ़ दिया और दूसरा किसी ने सही पढ़ लिया और आपको नुकसान उठाना पड़ गया। इसलिए इसको सीखना है। चलिए अब समझते हैं इसको। उसी चीज़ों को थोड़ा सा और तफसीली तौर पर बताना चाह रहे हैं। कहते हैं वैदिक संस्कृत जो है, कदीम हिंद आर्याई दौर में हिंदुस्तान में शुमाल मगरिब ता मशरिक जिस ज़ुबान का इर्तिका और फ़रोग अमल में आया उसे संस्कृत कहते हैं। अभी आपने देखा था ऊपर। कहते हैं संस्कृत के सबसे कदीम नमूने हमें कहाँ मिलते हैं? अगर सवाल अगर ये आ जाए तो वेदों में मिलते हैं। वेद क्या है? मुक़द्दस किताबों का नाम है। कितने वेद हैं? 4। इसलिए इस ज़ुबान को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। सबसे कदीम वेद कौन है? ऋग्वेद, जो हिंदुओं की मुक़द्दस किताब है। इसके अलावा इस दौर में 3 और वेद तख्लीक किए गए। तख्लीक मतलब लिखे गए, जिनके नाम हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों की ज़ुबानों में थोड़ा बहुत फ़र्क पाया जाता है। जाहिर सी बात है, 4 नाम है तो नाम अलग अलग है। ऋग्वेद की ज़ुबान में भी यकसानियत नहीं पाई जाती, क्योंकि इसके मुख्तलिफ़ हिस्से मुख्तलिफ़ मकामात पर और मुख्तलिफ़ अदवार में तख्लीक किए गए हैं। एक बात ये समझिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं, एक किताब दिखाता हूँ। ये किताब आप देख रहे हैं, इसमें ज़ुबानों का फ़र्क पाया जाना लाजमी है। जानते हैं क्यों? मैं आपको समझा दूँ। ये किताब है 811 सफ़ात पर मुश्तमिल, लेकिन इसमें लिखने वाले लोग कितने हैं बता रहा हूँ। ये भी इसमें लिखने वाले लोग हैं 102 लोग। अब जाहिर सी बात है, ये 102 लोगों के मज़ामीन से ये किताब तैयार हुआ है, तो जाहिर सी बात है ज़ुबानों में फ़र्क पड़ेगा ना। इसी तरह जो ऋग्वेद किताब है, ये एक जगह बैठकर तख्लीक नहीं की गई है, या सिर्फ एक जगह के हालात नहीं तख्लीक किए गए हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई आप पूरे हिंदुस्तान का जायज़ा लेंगे, आइए मौसम एक आम चीज़ लेते हैं, जो फितरी चीज़ है मौसम। बिहार का मौसम कुछ और होगा। अभी देख लीजिए, मुंबई में बारिश इतनी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सैलाब आ गया है। बिहार के लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं, वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीर का माहौल बिल्कुल खुशगवार है, और हैदराबाद में भी बहुत अच्छा मौसम है, न बहुत ज़्यादा गर्मी है न ठंडी है, ठीक चल रहा है। इस तरह से मामला है, समझ गए? तो कह रहे हैं कि ऋग्वेद की ज़ुबान में भी यकसानियत नहीं पाई जाती, नहीं पाई जानी चाहिए, यही दुरुस्त है। इसके मुख्तलिफ़ हिस्से मुख्तलिफ़ मकामात पर और मुख्तलिफ़ अदवार में तख्लीक किए गए हैं। बहैसियत मजमूई ऋग्वेद की तख्लीक का ज़माना 1200 ता 1000 क़ब्ल मसीह माना गया। ये सवाल कभी आया नहीं है, लेकिन कभी हो सकता है, अगर आप कदीम टेक्स्ट पर अगर तहकीक कर रहे हैं तो आपसे कभी सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए आपको जहन में रखना है, अपने तौर पर मुस्तहज़र रखना है चीज़ों को। तो चलिए बताइए, ऋग्वेद की तारीख़ का ज़माना हतमी तो नहीं बता सकते ना, कि फ़ुला दिन से, जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं, ये फ़ुला महीने में फ़ुला तारीख़ के फ़ुला वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए थे आप, उसको तो नहीं याद रख सकते हैं। लेकिन ये तो याद रख सकते हैं, हाँ तकरीबन 1000 साल पहले, तो पता चलेगा हाँ इन्होंने मुताला किया है, इनकी नज़र इस पर गई है। ऋग्वेद और दूसरे वेदों को चूँकि मजहबी तक़द्दुस हासिल है, इसलिए इन्हें हिफ्ज़ कर लिया जाता था, और नस्ल दर नस्ल उनकी ज़ुबानी औरल मुंतकिली का सिलसिला जारी रहता था, जैसे हम आज कुरान करीम के साथ करते हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा हमदिया नज़में पाई जाती हैं।
थोड़ा बहुत ये चीज़ है, ये फर्स्ट पेपर में सवाल पूछा जाता है, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में ये सवाल पूछा जाता है कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, सामवेद में क्या है। तो ऋग्वेद के बारे में बता रहे कि ऋग्वेद में नज़में हैं, हमदे हैं, ठीक है। वैदिक कवायद नवेश मेकडानल, अच्छा अंग्रेज़ी तलफ़ुज़ है, जो उर्दू आते हैं ना कुछ पढ़ा जाता है। मेकडानल का ख्याल है कि ऋग्वेद अदबी ज़ुबान में तख्लीक़ की गई है। इनके नाम से इस कौल को थोड़ा अपनी कापी में जगह दे दीजिए कि ये किसका कौल है, किस मगरिबी नक्काद ने या किस कदीम नक्काद ने ये बात की गिरह लगाई है, इस बात पर जोर दिए कि ऋग्वेद जो है अदबी ज़ुबान में तख्लीक़ की गई है। तो मैकडॉनल, ठीक है, जो बोल चाल की ज़ुबान से मुख्तलिफ है। जाहिर सी बात है अदबी ज़ुबान, मिसाल के तौर पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताब है आब हयात, मेरे पास भी है, आपके पास भी होनी चाहिए। अगर आप ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए और कई मरतबा पढ़िए उसको। जब भी मौका मिले एक मजमून पढ़ डालिए, उससे ज़ुबान के अंदर पुख्तगी आएगी, सलासत आएगी, ठीक है। इसी तरह उनकी किताब इंशाइया किताबें, आप में से किसी को याद है तो बताइए। इंशाइया की किताब है ना, जिसमें 13 मज़ामीन हैं, क्या नाम है उसका, बताइए आप में से किसी को याद है, क्या नाम है। अरे इंशाइया के मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बहुत अहम किताब है, इसमें 13 मज़ामीन, पहले हिस्से में नैरंगे ख्याल, ये भी याद होना चाहिए। ये किताबें आपके पास होनी चाहिए। माहिरीन का कहना है कि वो किताबें जिससे ज़ुबान के अंदर पुख्तगी आती है, सलासत आती है, जिससे ज़ुबान दुरुस्त होती है, ठीक है। तो अदबी जो किताबें होती हैं वो इसी तरह से लिखी जाती हैं। उसको अब जैसे मिसाल के तौर पर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या क्लास में रहते हैं, उसी ज़ुबान को गांव में जाके खूब आप तशरीफ़ लाइए, इस तरह से गांव के लोगों से बोलें, गांव के लोग कहेंगे बहुत बनतीर किस्म का आदमी है, ज़बरदस्ती दोस्त जमा रहा है। तो अदबी चीज़ अलग होती है और अवामी चीज़ अलग होती है। तो ये कहने का मतलब इसीलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। वरना क्यों कहा गया कि अदबी ज़ुबान में लिखी गई है, इसलिए कि आवाम की जो बोल चाल है उससे मुख्तलिफ है। लेकिन संस्कृत के बाद दूसरे आलिमों ने यह राय जाहिर की है कि ऋग्वेद की ज़ुबान सादा और गैर मसनूई है। वेदों के ब्राह्मण और उपनिषदें तख्लीक़ की गई जो मजहबी नौयत के तसानीफ़ हैं, इनकी ज़ुबान भी वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत कोई अलहदा ज़ुबान नहीं, बल्कि संस्कृत की ही कदीम शक्ल को वैदिक संस्कृत कहा गया है। हो सकता है सॉरी आई एम PhD स्कॉलर, यू टॉक बिहेवियर इट नॉट। आप समझ नहीं रहे हैं, आपसे हम बात करेंगे जमशेद, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपसे हम बात करेंगे, इतना परेशान मत होइए, ठीक है। आपसे हम बात करेंगे, आपको पूरा वक्त देंगे। कहाँ गए, मैसेज क्या था, अरे आपके पास जवाब ही नहीं था ना। सो आई लेफ्ट, आपको लेफ्ट होना ही था। सॉरी आई एम PhD स्कॉलर, यू टॉकिंग बिहेवियर इज़ नॉट इन नेचर। आपको पढ़ना नहीं है, आप आए थे बकवास करने। आपको जो सवाल कर दिया कश्मीर में, आप लोगों ने सुना है कि कश्मीर में उर्दू का ताल्लुक से ये कोई बात है, दलील देनी पड़ेगी ना। तो हम भी कह देंगे बिहार में उर्दू का जन्म हुआ था, दलील लीजिए। ऐसे लोगों को ज़रूरत नहीं है क्लास में, समझ गए। हम आपसे थोड़ी बात करने के लिए क्लास ज्वाइन किए कि आपसे हम बात करें, हम अपने पढ़ाने के लिए क्लास लिए ना। पढ़िए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो गाइड से रट के आए हैं, बोल दिए। जब पूछा गया कहाँ है तो हम अकवाल में पढ़े थे, अकवाल में तो हम बिहार भी पढ़े हैं। ये आप लोग मालूम है कि नहीं कि ये भी एक कौल है कि उर्दू का जन्म बिहार में हुआ है, पंजाब में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि राजस्थान में हुआ उर्दू का जन्म। सबको हम लेते रहेंगे, ये तरीका नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तहकीक नहीं करना चाहते हैं, ज़ुबानी जमा ख़त नहीं। प्रोग्राम में कुछ लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं, उनको कहा जाता है कुछ सवाल पूछिए, तो सवाल कम पूछते हैं, अपनी बात रखना। सर मैं ये कहना चाह रहा, मैं यहाँ से हूँ। अरे उसका टाइम नहीं है, आप सवाल पूछिए सीधे, आप कहना क्या चाह रहे हैं। सर मैं यहाँ से हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। अब कहा क्या गया, आप कर क्या रहे हैं। चलिए, तो ये तो आप जान गए ना कि संस्कृत में जो किताब लिखी गई थी वो कौन सी किताबें, या वेद जो है ऋग्वेद है उसकी ज़ुबान क्या है। और ये निहायत बेहुदा हरकत है कि
आप वक्त पर टिक नहीं पाए और सामने वालों को ब्लेम करके चले गए। ये आप सीखिए, ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा। आप देखते होंगे हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है यूपीएससी। उसमें जब कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो उल्टे हमको सॉरी कहना पड़ता है, माजरत सर हम समझ नहीं पाए, प्लीज़ एक मरतबा मेरे लिए और सवाल को दोहरा दिया जाए, एक मरतबा और रिटर्न कर दिया जाए। समझ गए कि नहीं? ये तरीका है दुरुस्त। आप पीएचडी स्कॉलर हैं तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ? घास छील रहे हैं? चलिए खैर, बेहुदा हरकत है ये सब सीखिए आप लोग। ये कहना बहुत आसान है, आप सब समझिए। जैसे मिसाल के तौर पर हम प्रोग्राम कराए कोई बड़ा, आपका सवाल, आपने सवाल किया और सवाल का जवाब पहले ही दिया जा चुका है, ये आपने सुना नहीं, आप फ़ौरन कहेंगे मेरे सवाल आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये गलत तरीका है। बल्कि आपको कहना है सर मैं समझ नहीं पाया, एक मरतबा बराह करम सवाल को दोहराया जाए, ये सही और दुरुस्त तरीका है। ये नहीं कहेंगे कि सर मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये कभी भी नहीं कहना है आपको कि मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। वो आपकी बात क्यों समझेंगे? आपको समझना है, समझिए उनकी बात। तो ये समझ गए आप, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए फिर हम आपको छुट्टी कर देंगे। चलिए आप में से कोई यहाँ से रीडिंग कीजिए, किरत कीजिए। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुसम्मतों की हैयत और माकूसियत जो ज़माना हाल की उर्दू की नुमाया सौती खुसूसियात हैं, वेद संस्कृत में इर्तिका पजीर हो चुकी थी। यानी उर्दू की हाइया और माकूसी आवाज़ों मसलन हे, भे, थे, धे और टे, ठे, डाल, ढे वगैरह का वजूद कदीम हिंद आर्याई दौर से पाया जाता है। इसी तरह उर्दू के सभी 10 मुसव्वतें यानी अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ऐ, औ भी वैदिक संस्कृत में इर्तिका पाए जा चुके थे। क्लासिकी संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद संस्कृत की दूसरी शक्ल क्लासिकी संस्कृत का इर्तिका अमल में आया। संस्कृत जबान में जब अदबी तसानीफ का सिलसिला शुरू हुआ तो ये क्लासिकी संस्कृत कहलाई। बस रुक जाइए, यहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आपको याद रखना है। मिसाल के तौर पर चलिए आ जाइए यहाँ, माकूसी आवाज़। ये सीधे सीधे आपसे पूछ लेते हैं कि उर्दू में माकूसी आवाज़ों की तादाद कितनी है? कितनी है? इस तरह उर्दू में 10 मुसव्वतें हैं, मुसव्वतें 10 हैं। माकूसी आवाज़ में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कल के सवाल अगर आ जाए और इसके अलावा कोई और लफ्ज़ दे दिया जाए, कोई हर्फ दे दिया जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा माकूसी आवाज़ है, अलग कीजिए। तो हम कैसे अलग कर सकते हैं? जब ये हमको याद रहेगा तो मसलन फ़ा, पे में मिला के फे बना दिया, जिसको हम गांव में पढ़ते हैं। बे में मिला के भे बना दिया, ते में मिला के थे बना दिया, दाल में मिला के धे बना दिया, और इसी तरह करें टा से ठा बना दिया, है ना। और कह रहे हैं कि 10 मुसव्वतें हैं, ये मुसव्वतें हैं, इसको आपको याद रखना है। अलिफ ज़बर आ पढ़ते हैं हमारी तरफ, आप कैसे पढ़ते हैं मुझे मालूम नहीं। अलिफ मद या ज़बर आ पढ़ते हैं, इसको आपको याद रखना है। और लंबा है का नीचे क्लासिक संस्कृत। चलिए कल पढ़ेंगे क्लासिक संस्कृत, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें से अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो या किसी को कोई भी इश्काल हो, आप बताइए। और कभी कभी गुस्सा आता है, गुस्सा इसलिए आता है सर एक बार और समझा दीजिए, कभी कभी समझा रहा हूँ, क्या समझाना है ये मैसेज कीजिए। गुस्सा ये आता है जब बात पढ़ाई लिखाई की चल रही हो तो आप जो है ना बगैर लगाम के कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा ना। आप दलील दीजिए। जब हम पहले ही दिन कहा दिए थे कि हम पढ़ाएंगे तो किताब से पढ़ाएंगे आपको, ये अपने आप में एक मुस्तनद किताब है, तो आपको समझ में क्यों नहीं आया? आप कुछ भी बोल के निकल गए, सब बेहुदा हरकत। याद रखिएगा आप लोग। ये बताना चाह रहे हैं कि जो उर्दू में कई ज़ुबान लफ्ज़ ऐसे हैं ना, उसके अलग अलग तलफ़ुज़ हैं। माकूसियत है, मुसव्वत है ना। उसी को मिसाल देकर समझाया इन्होंने और आगे भी देंगे कि ज़माने हाल की उर्दू की नुमाया सौती खुसूसियात वैदिक संस्कृत में इर्तिका पजीर हो चुकी थी।
यानी उर्दू के हाइया और माकूसी आवाज़, हाइया और माकूसी दोनों की बता रहे हैं। मसलन अब हा ही लगा के बना रहे हैं ना, इसमें जो लफ्ज़ को जैसे पे में हे मिला दिए, बे में हे मिला दिए, ते में हे मिला दिए या टे में हे मिला दिए, तो वो हाइया है, उसी को माकूसी भी कहते हैं, पलट देना। इसको कहा क्या है, फा, भा, ता, धा, ठीक है। और मुसव्वत कहते हैं, एक चीज़ आप समझ लीजिए, मुसव्वत और मुसम्मत यही समझ लीजिए। मुसव्वत में वाव आ रहा है, वाव, मीम, स्वाद, वाव, ते, मुसव्वत है ना, है या नहीं? अरे इतने लोग सुन रहे, बताइए इसमें वाव है? तो वाव, अलिफ और या जो है ये हर्फ इल्लत है। वाव, अलिफ और या ये हर्फ इल्लत है, जिसको हम बोलते हैं वाय। तो जो मुसव्वत है ना, वो हर्फ इल्लत पर मुश्तमिल होता है। मुसव्वत देखिए इसमें वाव है ना, ये हर्फ इल्लत पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें देखिए अलिफ ही है, अलिफ की शक्ल को अलग अलग करके बताया है, आ, ई, ए। और इसके अलावा जितने हुरूफ होंगे अलिफ, वाव और या के अलावा, वो सब मुसम्मत होंगे। मीम, स्वाद, मीम, ते, मुसम्मत। बात समझ में आई आप लोगों को? वो मुसम्मत होंगे। तो मुसव्वत और मुसम्मत में ये फ़र्क है। समझ में आ गई बात? अब आप में से किसी को भी कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछिए। जो मैंने पढ़ाया उसमें समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत परेशानी है, पूछिए आप। समझ गई? और मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, और ये दौराने क्लास में अगर आपको कोई सवाल करनी है तो पहले नोट कर लीजिए उसको, और अगर मोतरीज़ हैं, आपको एतराज़ है, तो दलील बना लीजिए, जिससे दो फ़ायदे होंगे। अगर आपका एतराज़ दुरुस्त होगा तो आपके दोस्तों में आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो दूसरा कोई आपको शायद ना बताए, चूँकि ये टेक्निक है ना दोस्तों में फ़ौक़ियत रखने के लिए या असातिज़ा की नज़र में आगे बढ़ने